हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज के लेक्चर में थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल रेजिस्टेंस, इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो चलो समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक का नाम है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, देखो हम थर्मल कंडक्टिविटी किसका निकालेंगे, एक सॉलिड का निकालेंगे। मतलब ऐसा कोई सॉलिड है जिसको हीट देंगे, हीट देने के बाद क्या होगा, एक एंड से दूसरी एंड तक हीट ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम निकालेंगे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दी मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ solid to conduct heat through it। मतलब अगर कोई एक सॉलिड लेते हो तो सॉलिड में क्या होगा, एक तरफ अगर आप हीट दोगे तो थोड़े समय के बाद वो हीट दूसरी एंड तक पहुंच जाएगा। तो जो मटेरियल इसे ऐसे कंडक्ट करने की एबिलिटी रखती है, जो उसकी मेजरमेंट वैल्यू है, उसे कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। और अगर सॉलिड में हो रहा है तो सॉलिड का थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। एग्जांपल लेके समझते हैं। मान के चलो कि हमारे पास एक मेटल रॉड ले लेते, दिस इज अ मेटल रॉड, ठीक है। अब ये रॉड का लेंथ कुछ तो होगा, लेट से यहां से लेके यहां पर कुछ तो लेंथ होगा। अब ये रॉड है तो बहुत सारे एटम से बनी हुई, तो यहाँ पर एक एटम, ऐसे एटम, इस तरह बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। देखो अब ये रॉड को है ना, मैं सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। ये फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, फिफ्थ सेक्शन, ऐसे सेक्शन में हमने डिवाइड कर लिया। अब ये नॉर्मल कंडीशन पे है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको हीट सप्लाई करेंगे। जब हम इसे हीट सप्लाई करेंगे तो हीट एनर्जी इस एटम को मिलेगा। ये एटम वाइब्रेट करेगा, दूसरे एटम से टकराएगा, तो अपनी हीट एनर्जी दूसरे वाले को ट्रांसफर कर देगा। दूसरा एटम वाइब्रेट करेगा, वो तीसरे वाले एटम से टकराएगा और अपनी हीट एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा। ऐसे करते करते हीट एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफर हो जाएगा। थोड़े टाइम के बाद अगर आप इसको टच करोगे तो ये हॉट हो जाएगा। अब अगर ये एंड हॉट है, इसका मतलब यहाँ से हीट एनर्जी यहाँ तक पहुंच चुका है। तो ये जो मटेरियल है वो हीट एनर्जी को क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है, मतलब कनेक्ट करके उधर भेज रही है। समझ में आ रही है। तो इसकी एबिलिटी को, जो ये हीट को कंडक्ट कर रही है, उसे कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉलिड, ठीक है। चलो हीट ट्रांसफर होके यहां तक पहुंच गया, हो गया अभी। तो होता क्या है, देखो देखो प्रोसेस में स्टार्टिंग में क्या होता है, शुरुआत में जब इसको हीट एनर्जी मिली, उसके बाद हीट एनर्जी यहां पर गया, उसके बाद यहां गया, उसके बाद यहां पर गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले इनके पास कोई टेम्परेचर नहीं था, पहले इसके पास टेम्परेचर आया, उसके पास इसके पास हीट एनर्जी गया, मतलब इसकी टेम्परेचर बढ़ गई। उसके बाद हीट एनर्जी यहाँ गया, मतलब इसकी टेम्परेचर बढ़ गई। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है। तो इस स्टेट को कहते हैं वेरिएबल स्टेट। मतलब वेरिएबल स्टेट में है ये मटेरियल, फिक्स स्टेट में नहीं आया। वेरिएबल मतलब चेंजिंग, टेम्परेचर चेंज होता 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 जा रहा है। थोड़े समय के बाद हम देखेंगे तो अब सभी सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर अभी इंक्रीज होता नहीं रहेगा, थोड़े समय के बाद देखोगे तो। मतलब इन सबका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं क्या कहा कि कांस्टेंट कहा, कांस्टेंट, लेकिन मैंने सेम नहीं कहा। याद रखना, सेम अलग है। सभी सेक्शन का टेम्परेचर सेम रहेगा ऐसा नहीं है, सबका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। अब ये देखो, मान के चलो यहां से इधर हीट आया, इसने हीट एनर्जी गेन कर ली। लेट्स से इसने 5 जूल की हीट एनर्जी गेन किया, ये 4 जूल एनर्जी गेन किया, ये 3 जूल एनर्जी गेन किया, 2 जूल एनर्जी और 1 जूल की एनर्जी गेन किया, मतलब लिया। समझा। अब देखो यहां पर है ना, ये 4 से ज्यादा हीट एनर्जी नहीं लेने वाला है,
तो अब इसका टेम्परेचर फिक्स हो गया। अब ये सेक्शन का टेम्परेचर फिक्स हो गया। तो थोड़े समय के बाद अगर हम देखते हैं तो सारे सेक्शन के टेम्परेचर फिक्स्ड हो जाते हैं, सेम नहीं पर फिक्स्ड हो जाते हैं। इस स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट, मतलब ये मटेरियल अब स्टेडी स्टेट में है। तो स्टेडी स्टेट में अगर आप देखोगे तो शुरुआत में ज़्यादा हीट एनर्जी होगा और लास्ट में कम हीट एनर्जी मिलेगा। तो इस एंड को कहते हैं कोल्ड एंड और इसे कहते हैं हॉट एंड। समझा? ऑब्वियसली अगर इसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी इस एंड में तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा ही रहेगा। तो जो भी इसका टेम्परेचर है T1 कह दिया। इसके पास जो टेम्परेचर पहुंचा है वो T2 टेम्परेचर। मान के चलो कि इधर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, इधर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। कभी आप नोटिस किए हो, आप एक मेटल रॉड लिए और आपने वहां पर हीट किया, मतलब एक फ्लेम है, बर्निंग फ्लेम है, उसके अंदर आपने डाल दिया तो यहां पर हीट आ रही, इधर का एंड ज्यादा गर्म होगा और जो आपने पकड़ के रखा है वो वाला एंड कम गर्म होगा, मतलब कम हॉट होगा। बराबर कि नहीं? जो हीट के पास में है, यानी कि जहां पर फ्लेम हीट बर्निंग है, वो उसका वो वाला जो एंड है वो ज्यादा हॉट होगा, ये वाला एंड कम हॉट होगा, यानी कि कम हीट रहेगा यहाँ पर। तो ऑब्वियसली इसको हम कोल्ड एंड बोलेंगे, इसको हॉट एंड बोलेंगे। तो अभी टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस को लेट से मैंने x मान लिया, समझो। तो हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? T1 माइनस T2। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस गया तो 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। क्लियर हो गई? तो एक बात याद रखो, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ मेटल रॉड, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दी टू एंड, इसे कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। कहते हैं। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या आ रहा है? टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला है T1 माइनस T2 अपॉन दोनों के बीच में कितना लेंथ है x, कितना डिस्टेंस है x, तो x हो गया। दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसमें हमें क्या समझा? T1 क्या है? टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड हो गया, T2 टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एंड हो गया, और x क्या है इसमें? लेंथ ऑफ रॉड हो गया, या फिर डिस्टेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड एंड, है ना? समझ में आ रहा है? तो जो ये टेम्परेचर यानी कि हीट को जो ट्रांसफर करने की, कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है, जो इसकी कैपेसिटी है, उसे कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉलिड। थर्मल कंडक्टिविटी समझ में आ गया? तो अभी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी समझते हैं, इसको निकाल लें। देखो अभी हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा धीरे धीरे समझते हैं। मान के चलो कि अब हम क्या करेंगे, एक मेटल क्यूब ले लेते हैं, ठीक है? तो मैं यहां बना लेता हूं मेटल क्यूब। तो लेट्स से मेटल क्यूब बना लेते हैं हम।
ये रहा अपना मेटल क्यूब, दिस इज अ मेटल क्यूब। लग रहा है ना क्यूब के टाइप में लग रहा है, ठीक है। ये अपना मेटल क्यूब है। देखो यहाँ पर हर एक साइड का जो लेंथ है, मान के चलो कि x है, यानी कि इधर से लेके इधर तक ये क्या है, x है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, x है, ठीक है। देखो ये एक फेस है, यहाँ पर फर्स्ट फेस है, ये सेकेंड फेस है। तो ये वाला एंड है हॉट एंड है, समझो, यानी कि हम यहाँ से हीट को फ्लो कराने वाले। और ये कौन सा है, कोल्ड एंड है, ये दिस इज कोल्ड एंड, ठीक है। ये वाला हॉट एंड है और ये वाला है कोल्ड एंड। यहां से हम हीट को ट्रांसफर कराने वाले। हर एक फेस पे ये वाला फेस का एरिया कितना है, ए है। ये वाला फेस का एरिया ए है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर क्यूब है तो साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, तो एरिया कितना रहेगा, एरिया आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और हम यहाँ से हीट को फ्लो कराने वाले, तो हम क्या करने वाले, यहाँ से क्या फ्लो होने वाला है, हीट फ्लो होने वाला है। समझ में आ गया। चलो जो जो बातें आपको समझ में आया वो जरा देख लो। सबसे पहला हम यहाँ पर क्या बता रहे कि क्यू क्या है, हीट, यदि क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, ठीक है। मैं क्या क्या यहाँ पर जो है वो बता देता हूँ। दूसरी बात देखो यहाँ पर ये x जो है, सबसे पहला, अब यहाँ पर एक क्यू क्या है, हीट है, जो यहाँ से यहाँ पर फ्लो होने वाला है, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पर देखो, अभी यहाँ हॉट एंड के पास टेम्परेचर T1 होगा और कोल्ड एंड के पास टेम्परेचर T2 होगा। तो T1 माइनस T2 क्या रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि T1 माइनस T2 ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी, देखो ये एक फेस है, ये एक फेस है ना, तो बिटवीन दी टू फेसेस, ये बिटवीन दी टू फेसेस, बिटवीन दी टू फेसेस, ठीक है। दोनों फेसेस के बीच का ये डिफरेंस है, समझो। क्लियर हो गए। दूसरा देखो यहाँ है ना, ये एरिया कितना रहेगा, इसका एरिया ए रहेगा। तो हम यहाँ क्या बताएंगे कि एरिया ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर, है ना। और ये क्या है, एरिया ऑफ फेस ऑफ क्यूब, ठीक है। ये जो क्यूब का है ना उसका क्या रहेगा, इसका ये फेस है, फेस ऑफ द क्यूब ऑफ द एरिया, मतलब एरिया ऑफ फेस ऑफ क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो मैं इधर टी लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं हीट को यहाँ से यहाँ पर फ्लो करता हूँ तो कुछ टाइम में वो यहाँ पहुंचेगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, टाइम, और स्पेशली किसमें, ये इन सेकेंड्स में होना चाहिए, इन सेकेंड्स, टाइम फॉर विच हीट फ्लोस, मतलब यहाँ से यहाँ पर हीट को फ्लो कराना है, तो फ्लो करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम है जो कि सेकेंड्स में लेना है हमें, मिनट में नहीं, आर में नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट यहाँ पर जो डिस्टेंस है यानी कि x क्या है, अब यहाँ से अगर हीट जा रहा है तो देखो ये जो फेस है ना, ये वाला फेस ऐसा है, तो ये x ऐसा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, समझा ना। अभी देखो ये एरिया है, तो ये एक फेस है और ये एक फेस है, तो उनके बीच में क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि x क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन हॉट फेस एंड कोल्ड फेस, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब यहां पर देखो, इसका अभी एग्जैक्टली स्टेटमेंट ये है कि अगर हम यहां से इसको हीट फ्लो कराएंगे, अब इसके जगह पे कुछ और भी ले सकते हो, जैसे हम इससे पहले क्या लिया था, हमने देखा था एक रॉड लेगा था, ठीक है। ऐसे क्या था, हमारे पास एक रॉड था, तो ये एरिया ए हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक्स हो गया, इधर का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है। जैसे अभी हमने आपको यहाँ बताया वैसे इधर आप देख सकते हो, लेकिन हम क्यूब में स्टडी कर रहे हैं, एक फेस में।
इधर से हमने हीट दिया। अब एक मेटल क्यूब है, हीट यहां से लेके यहां पर जाएगा, तो जो हीट यहां से यहां पर जाने वाला है उसका स्टेटमेंट है कि हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द फेस। इसका एरिया जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा हीट जाएगा, सामने वाले फेस का एरिया जितना छोटा होगा उतना ही कम हीट यहां पर एंट्री करेगी और उतना ही हीट बाहर जाएगी। तो एरिया बड़ा रहना चाहिए, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा, बराबर। दूसरा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखो यहां का टेम्परेचर माइनस यहां का टेम्परेचर करोगे तो जो डिफरेंस आएगा, जितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा, क्योंकि जितना ज्यादा हीट यहां पर आएगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर यहां का होगा और लास्ट में पहुंचते पहुंचते उतना ही कम हो जाएगा। तो दोनों के टेम्परेचर में जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा, बराबर। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। तीसरा स्टेटमेंट ये कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। देखो यहां से यहां पर हीट आ रहा है, जितना ज्यादा टाइम लग रहा है, समझा क्या, उतना ज्यादा हीट यहां से आएगा। अब मत मान के चलो कि आपने ज्यादा टाइम दिया है तो ज्यादा हीट आएगा यहां पर, अब कम टाइम दोगे तो कम हीट पहुंचेगा, है कि नहीं यहां पर। तो इसका मतलब क्या, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इन विच हीट फ्लोज फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। उसके बाद Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस। अब मुझे बताओ, यहां से यहां पर हीट आ रहा है, समझो जितना पास में होगा उतना ज्यादा हीट होगा, जितना दूर जाएगा उतना कम हीट होगा। आपको याद है इससे पहले एग्जांपल लिया था हमने, ऐसे सेक्शन सेक्शन में डिवाइड किया था, है ना, ऐसे सेक्शन सेक्शन में डिवाइड किया था। तो देखो इधर कितना 5 जूल था, इधर 4 जूल, इधर 3 जूल, इधर 2 जूल और इधर 1 जूल। तो जितना पास में रहेगा ना, जितना पास में उसके पास ज्यादा हीट पहुंचेगा, जितना दूर जाएगा उतना कम हीट आएगा, जितना दूर जाएगा उतना कम हीट पहुंचेगा। तो ये हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, समझा। तो हीट ऐसा जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला फेस इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गई। तो देखो इन सबको कंबाइन करते, देयरफॉर Q इज प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा लेते हैं, Q Q Q है तो Q लिख लेंगे। पहला A आ रहा है, उसके बाद T1 माइनस T2 आ रहा है, उसके बाद में T आ रहा है, अपॉन नीचे क्या आ रहा है, X आ रहा है। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकल कर एक कांस्टेंट पुट करेंगे, कांस्टेंट K, और बाजू में A इंटू T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t अपॉन X है। ये जो K है ना, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मतलब प्रोपोर्शनल को निकाल कर आया हुआ कांस्टेंट है। इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। समझ में आ गया। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब अगर इसका फॉर्मूला हम यहां से बनाए तो क्या बनेगा, देखो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो Q अपॉन, पहले तो ये x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो QX हो जाएगा, बाकी के पूरे नीचे आ जाएंगे तो A इंटू T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t, ये वाला बनेगा। चलो इसका यूनिट देख लेते हैं अपन, यूनिट क्या बन सकता है। पहले सॉल्व करो यहाँ पर, ये देखो इसका हीट एनर्जी है तो इसका यूनिट जूल होगा, और बाजू में डिस्टेंस है तो इसका यूनिट मीटर होगा, ये एरिया है तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टेम्परेचर का डिफरेंस है मतलब टेम्परेचर है तो या तो डिग्री सेल्सियस में ले लेंगे। बाजू में टाइम क्या रहना चाहिए, सेकेंड में, क्योंकि हमने बोला है कि टाइम इन सेकेंड चाहिए फॉर विच हीट फ्लोस, है ना। तो देखो यहाँ मीटर एक कट जाएगा तो जूल पर क्या आ रहा है इसका यूनिट, जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस, मीटर डिग्री सेल्सियस, सॉरी मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिखता हूं चलेगा ना, पहले मीटर लिखा, सेकेंड लिखा, डिग्री सेल्सियस लिखा। या दूसरा ऑप्शन है कैसा, जूल पर मीटर सेकेंड केल्विन, आप ये यूनिट लिख सकते हो, केल्विन में भी लिख सकते हो ना टेम्परेचर, तो ये आ जाएगा। समझ में आ रही, क्लियर है, कोई दिक्कत। इसको दूसरे तरीके से कैसा लिखते हो,
इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो जूल ये पर मीटर मतलब पर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस, है ना। या फिर इसको कैसा निकालोगे, जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन, ऊपर गया तो इसको ऐसा लिखते हैं, तो इसका यूनिट हो गया। इसका डायमेंशन निकाल के देखें, देखो यूनिट क्या ये आ रहा है ना, डायमेंशन निकालते देखो, इसका डायमेंशन क्या रहेगा, ऊपर कौन है, जूल है यानी कि हीट एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, L2m1T-2 होता है। नीचे देखो ये मीटर है मतलब लेंथ है, तो इसका क्या होगा, L1 होगा। सेकेंड है मतलब टाइम है तो T1 होगा। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन, तो यहाँ पर केल्विन के हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको ऊपर भेजेंगे, ये L1 ऊपर आएगा तो L-1 हो जाएगा, तो L2 में से L-1 जाएगा तो L1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये M1 ऐसे ही रहेगा, ये T1 ऊपर आएगा तो पहले आपको दिखा देता हूँ, रुको, L2m1T-2, ये ऊपर आएगा तो L-1 T-1 K-1, है ना। तो यहाँ देखो L2 में से 1 जाएगा तो 1, ये M1 और T-2 -1 -3 और K-1, ये इसका डायमेंशन है, बराबर। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन, जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या था, केल्विन। तो जब हम लिखते हैं ये डायमेंशन में तो के करके लिखेंगे, ठीक है। ये इसका डायमेंशन आता है। यहाँ तक आपको पूरी बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूला में उससे पहले एक बात बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है ये एक्चुअली किसी भी मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लेते हैं कि लेट्स से सिल्वर लिया समझो, तो सिल्वर का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है इसका कितना होता है, 406 जूल पर मीटर सेकेंड केल्विन। या फिर अगर मान के चलो कि आपने कॉपर का ले लिया, तो कॉपर का कितना होता है, यहाँ पर के कॉपर इधर लिखता हूँ ऐसे, इसकी जो वैल्यू होता है ये 385 जूल पर मीटर सेकेंड पर केल्विन, समझा। या फिर अगर आप एल्यूमिनियम का लेते हो, समझो के एल्यूमिनियम लेता हूँ इधर, के एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का अगर आप लोगे तो इसकी वैल्यू होता है 205 जूल पर मीटर सेकेंड केल्विन। इससे क्या समझा, देखो सबका अगर आप थर्मल कंडक्टिविटी देखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी तो अलग अलग है। सिल्वर का ज़्यादा है, कॉपर का उससे कम है, और एल्यूमिनियम का उससे भी कम है। मतलब सिल्वर में हीट ज़्यादा फ्लो होता है, कॉपर में उससे कम फ्लो होता है, और एल्यूमिनियम में उससे भी कम फ्लो होता है। यानी कि सिल्वर की जो हीट कंडक्ट करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, तो जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है वो हीट को ज़्यादा कंडक्ट करती है, मतलब हीट को ज़्यादा ट्रांसफर करती है। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मटेरियल है, तो उसके हिसाब से वो हीट को कंडक्ट करेगी। समझ में आ गया। चलो ये वाली बातें अगर समझ में आ ही गया है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, इधर Q इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल टी अपॉन एक्स, राइट। देखो ए टाइम को नीचे लेके आता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, Q अपॉन टाइम आ जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा के ए इंटू T1 माइनस T2 अपॉन एक्स आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, हीट अपॉन टाइम। अब किसी भी फैक्टर को टाइम से डिवाइड करोगे तो रेट करके वर्ड यूज करते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मतलब एक सेकेंड में कितना हीट फ्लो हो रहा है, एक सेकेंड में कितनी हीट फ्लो होके जा रही है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। या फिर इसे हम क्या बोलेंगे इधर, फ्लो ऑफ हीट पर सेकेंड, या पर सेकेंड ही लिखते हैं समझा के, या पर यूनिट सेकेंड बोलेंगे।
1 सेकेंड में कितना हीट को फ्लो करा रहा है, उसे कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दैट इज Q अपॉन T। और इसको दिखाते हैं P कंडक्टेंस करके दिखाते हैं, दैट इज P कंडक्टेंस इज इक्वल टू Q अपॉन T। एक सिंबल दिया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का एक सिंबल है P कंडक्टेंस करके, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया इसलिए बता रहा हूं, पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का सिंबल क्या है, P कंडक्टेंस। तो इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, P कंडक्टेंस। अब मुझे बताओ P कंडक्टेंस का यूनिट क्या आएगा, हीट है तो जूल, और ये टाइम है तो सेकेंड। जूल पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, वैट का यूनिट होता है, वैट, W। तो P कंडक्टेंस का यूनिट क्या आएगा, वैट आएगा। एनीहो, अब इसके जगह पे हम सिंबल क्या लिख सकते हैं, P कंडक्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, Ka इंटू T1 माइनस T2 अपॉन X, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। P कंडक्टेंस यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, 1 सेकेंड में कितनी हीट यहां से यहां ट्रांसफर होगी, दैट इज द P कंडक्टेंस, और यूनिट क्या है, वैट, ठीक है। मतलब Q अपॉन T का यूनिट क्या आता है, वैट आता है। आप चाहिए तो थोड़ा मॉडिफाई कर लो इसका, देखो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है ना, इसका फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू, सॉरी K इज इक्वल टू देखो Q और यहां पर देखो A, QX अपॉन A इंटू T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t। जरा ध्यान से देखो कि एक काम करो, Q अपॉन T है ना, उसको जरा साइड में लिख लेता हूं, ठीक है, और बाजू में क्या है, X अपॉन A इंटू T1 माइनस T2 है, समझो। अब आप मुझे बताओ Q अपॉन T किसका यूनिट होता है, वैट, क्या आता है, वैट। तो आप इसका K का यूनिट क्या आ सकता है, ये वैट हो गया, देखो इसका यूनिट मीटर है ना, ये वैट हो गया, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, और इसका मीटर स्क्वायर, और इसका केल्विन हो गया, तो ये कट जाएंगे, तो यूनिट क्या आ रहा है, वैट पर मीटर केल्विन आ गया। क्या आ रहा है, वैट पर मीटर केल्विन, या दूसरा ऑप्शन है वैट पर मीटर केल्विन के जगह पे डिग्री सेल्सियस। मतलब कितने यूनिट से आप जरा सोचो, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का ये यूनिट आ सकता है, ये यूनिट आ सकता है, या फिर जैसे हमने देखा ये वाले यूनिट्स आ सकते हैं, है ना, दिख रहा है क्या आपको, ऐसे कोई भी यूनिट्स आ सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर Q अपॉन T का यूनिट हमने वैट पुट कर दिया तो इस तरह का यूनिट आता है। अब Q अपॉन T का अलग अलग से यूनिट पुट करोगे तो इस तरह का यूनिट आपको देखने को मिलेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के यूनिट्स आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत। सो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया अच्छे से। नव अभी हम ये देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी, सॉरी थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, इसको जरा समझते हैं। तो चलो इसको जरा समझने के लिए कुछ पार्ट हम यहाँ से हटा देते हैं, जैसे लेट्स से इसको हटा देते हैं। देखो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। अब सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस मतलब क्या, रुकावटें, यानी कि ऑपोजिशन, है ना, ऑपोजिशन होना। जैसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़े थे, आपको याद है वहां पर हम क्या करते थे, हमारे पास एक वायर है ना, इधर एक वायर थी, इसको हम बैटरी से कनेक्शन कर दिए, ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहां पर इसके अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन सारे एक ही डायरेक्शन में आ रहे थे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो के गए, मतलब चार्ज फ्लो हुए। चार्ज अपॉन टाइम क्या था, इलेक्ट्रिक करंट था, चार्ज अपॉन टाइम इलेक्ट्रिक करंट था। तो हमने यहाँ पर देखो इधर इधर क्या था, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब बैटरी है, तो इसका वोल्टेज क्या रहेगा, V रहेगा। हमने यहाँ पर ये देखा था कि V इज इक्वल टू IR, ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे। तो अगर हमें R चाहिए तो क्या रहेगा, V अपॉन I इज इक्वल टू R। R क्या था, रेजिस्टेंस था। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो बीच में ऑपोजिशन होगा, किसके वजह से, एक्चुअल में क्या था कि यहाँ पर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते थे, है ना, और एटम्स के वैलेंस शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये बैटरी सप्लाई, बैटरी देने के बाद बैटरी के यहाँ से वोल्टेज सप्लाई आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएंगे, कितने चार्जेस गया, अपॉन सेकेंड अपॉन टाइम इज द इलेक्ट्रिक करंट।
तो हमने जो यहाँ पर देखा, इसमें कितना ऑपोजिशन आएगा, जब इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे तो एटम से टकराएंगे तो वहां पर ऑपोजिशन आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था आर। तो इसमें आप क्या देखोगे, वी क्या है, वी है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, अपॉन ये आई क्या है, देखो चार्ज अपॉन टाइम। अब आप मुझे बताओ, नीचे टाइम से डिवाइड किया मतलब रेट, और ऊपर क्या चार्ज है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही हुआ ना इसका मतलब। तो हम देखो आई के जगह पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये आर क्या था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, करंट को रेजिस्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, है ना। ये हम इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक में पढ़े थे कि भाई करंट को फ्लो होने से जो रुकावट आती है, जो ऑपोजिशन होता है, जो रेजिस्टेंस होती है, वह इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर। ये हमने कहाँ पढ़े थे, इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े थे, इतना पता है ना। चलो यहां पर आ जाओ। अभी अभी हमने क्या देखा, ये वाला देखा, क्या, पी कंडक्टेंस मतलब क्यू अपॉन टी। अब आप मुझे बताओ, यहां इस वक्त क्यू क्या है, हीट है, नीचे टाइम से डिवाइड किया, टाइम मतलब क्या, टाइम, किसी भी फैक्टर को टाइम से डिवाइड किया मतलब रेट हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, क्या, हीट एनर्जी, बराबर। इतना तो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। देखो पी कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है कि पी कंडक्टेंस का फॉर्मूला आ रहा है कि K इंटू ए इंटू T1 माइनस T2 अपॉन एक्स आ रहा है, बराबर। देखो यहां पर KA T1 माइनस T2 अपॉन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, बराबर। यहां तक तो क्लियर हो गई। अब हम इसको क्या बताएंगे, देखो यहां अगर आप नोटिस करोगे तो पी कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें यहां देखने को मिल रहा है। इसमें से यहां हम क्या करेंगे, ये जो T1 माइनस T2 है ना, वो अपनी जगह पे ही रहेगा, मतलब T1 माइनस T2 अपनी जगह पे रहेगा, पी कंडक्टेंस को नीचे भेज देंगे, पी कंडक्टेंस को नीचे भेज देंगे। तो अब यहां पर देखो ये x इधर आ जाएगा और k नीचे आ जाएगा और a नीचे आ जाएगा। जरा इसको रोटेट कर लेता हूं। रोटेट करने के बाद क्या रहेगा, T1 माइनस T2 अपॉन पी कंडक्टेंस इज इक्वल टू एक्स अपॉन के ए हो गया। अब T1 माइनस T2 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, अपॉन नीचे पी कंडक्टेंस है, पी कंडक्टेंस मतलब क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो यहां लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, बराबर। जरा देखो पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इन दोनों का रेशियो करने से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब करंट को फ्लो होने से ऑपोजिशन क्रिएट हो रहा है, करंट की जो स्पीड है उसमें रुकावटें आ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो यहां पर कौन फ्लो हो रहा है, इसमें फ्लो होने वाला कौन है, हीट है, इसमें फ्लो होने वाला करंट था, तो करंट का रेजिस्टेंस हो गया ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और यहां फ्लो होने वाला हीट है, तो इधर क्या आना चाहिए, हीट का रेजिस्टेंस, मतलब ये होना चाहिए हीट का रेजिस्टेंस। हीट को क्या बोलते हैं, थर्मल, तो ये हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई, पक्का। तो ये जो है ना, ये थर्मल रेजिस्टेंस है, तो अब इसको एक सिंबल दे देंगे, T1 माइनस T2 अपॉन पी कंडक्टेंस इज इक्वल टू, इसका सिंबल हो जाएगा RT, थर्मल रेजिस्टेंस। तो RT का फॉर्मूला क्या आ रहा है, RT का जो फॉर्मूला है, RT इज इक्वल टू एक्स अपॉन के ए, एक्स अपॉन के ए, ये आ गया। दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस। जो थर्मल एनर्जी को ऑपोजिशन हो जाए, रुकावट आती है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, ऑपोजिशन क्रिएट होती है उसके फ्लो में,
उसे कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, और उसका फॉर्मूला क्या, x अपॉन के ए। तो जरा x देखो, ये क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, है ना। अभी इसकी यूनिट निकालते, चलो इसका यूनिट क्या करेंगे, इसका यूनिट यहाँ निकाल लेते हैं। यूनिट क्या रहेगा, अभी ये इसका यूनिट देखो, ये मीटर है, अपॉन ये, इसको इधर निकाल लेते हैं, ये क्या रहेगा, मीटर रहेगा। और एक के का यूनिट क्या पढ़े थे हमने, के का यूनिट पढ़े थे जूल पर मीटर सेकेंड, और डिग्री सेल्सियस ले लिया। और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर चला गया, ये मीटर चला गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, देखो ये बच रहा है, ये ऊपर आएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आएगा, तो सेकेंड डिग्री सेल्सियस पर जूल हो गया, है ना। यहाँ पर क्या है, सेकेंड डिग्री सेल्सियस पर जूल, क्योंकि ये ऊपर आ जाएंगे ऐसे मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पर सेकेंड डिग्री सेल्सियस पर जूल इसका यूनिट है। समझ में आ रही है, दिस इज द यूनिट। तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या आती है, इसका यूनिट आती है कि सेकेंड डिग्री सेल्सियस पर जूल, ये इसका यूनिट है, बराबर है ना। देखो ऊपर मीटर है, इसका क्या रहा था, जूल पर मीटर सेकेंड। इसको ऐसा लिख लें, चाहे तो एक काम करते, देखो इसको हटा लेता हूँ, एक मिनट रुको। ये मीटर है, इसको यहाँ पर क्या लिखे थे हम, के है, तो जूल पर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस, और बाजू में क्या, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एक एक जाएगा, इधर एक दोनों ये चले गए, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, ये सेकेंड ऊपर जाएगा, तो पर सेकेंड पर डिग्री ऊपर चला गया पर जूल, बराबर है। तो यूनिट क्या रहेगा यहाँ पर, सेकेंड डिग्री सेल्सियस पर जूल, ये उसका यूनिट आ रहा है, ठीक है। कभी कभी किलो कैलोरी में भी लेते हैं। यहाँ पर देखो, अगर ये किलो कैलोरी में लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये किलो कैलोरी में आ जाएगा, मतलब कैलोरी में जूल, यानी कि आपको पता है एनर्जी का यूनिट क्या होता है, कैलोरी में भी लेते हैं। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है ना। तो ये हमें पहले से पता है। अब इसका देखो, अगर हम डायमेंशन निकालें तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, इसका डायमेंशन अगर आप निकालोगे तो x का डायमेंशन क्या आ रहा था, इसका डायमेंशन तो L1 होगा, है ना। और k का डायमेंशन क्या आ रहा था, उसका डायमेंशन आ रहा था L1 M1 T-3 और K-1, ये आ रहा था। और बाजू में क्या है, यहाँ पर एरिया है, सिंपल ले लेते हैं ना, यहाँ पर देखो सिंपल करते, ये सेकेंड है, सेकेंड मतलब क्या, T1, ये डिग्री सेल्सियस है मतलब K1, और जूल है मतलब क्या रहेगा, L2 M1 T-2, है ना। तो RT इज इक्वल टू, ये सब ऊपर जाएगा तो ये L-2 हो जाएगा, और ये M-1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो T+1, तो T3 हो जाएगा, और K1 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहाँ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है। देखो हर एक का कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी हर मटेरियल का अलग अलग होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं, वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है कि वहाँ पर जब बहुत बर्फ़ पड़ती है तो जो उनका घर है, उन घर को इंसुलेटिंग कर लेते हैं। वो इंसुलेटिंग मतलब ऐसी मटेरियल से इंसुलेट कर लेते हैं कि बाहर का हीट अंदर ना आए और अंदर का हीट बाहर ना जाए। तो बाहर एकदम कोल्ड है तो कोल्ड टेम्परेचर अंदर एंट्री हो जाएगी, इसलिए उनके घरों को इंसुलेटिंग कर लेते हैं। अब इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होती है, तो हीट को ट्रांसफर होने नहीं देती है। तो अंदर का हीट बाहर नहीं जाएगा, बाहर का हीट अंदर नहीं आएगा, वो लोग अंदर सेफ फील करेंगे क्योंकि बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा ठंडी है ना। ये दूसरा, हम इंडियन कंट्री में, इंडिया में क्या होता है, ज़्यादा धूप रहता है, तो हम क्या करते हैं, लेट से मान के चल रहे हो कि हम कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं, हम पिकनिक जा रहे हैं और हम कोल्ड ड्रिंक पैक करके लेके जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं वो एक थर्मस के अंदर डाल लेंगे, क्योंकि थर्मस में बर्फ भर देंगे और बर्फ के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स को रख देंगे और थर्मस फ्लास्क के अंदर वो सब कर देंगे। थर्मस फ्लास्क को लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि थर्मस जो होता है वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, यानी कि बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देंगे और अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देंगे। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट मतलब क्या, जो हीट को ट्रांसफर होने ना दे। अगर कोई सब्सटेंस हीट को आराम से फ्लो होने देती है तो वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हो जाती है, और कोई सब्सटेंस अगर हीट को फ्लो होने नहीं देती है तो वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हो जाती है। समझ में आ गया।
तो ये सारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को समझते हैं। एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो इसको हटा लेते हैं। देखो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। इसके एप्लीकेशन में पहला वाला मैं लेता हूं, मैं शॉर्ट में नाम लिखूंगा और आपको समझाऊंगा। पहले क्या है यहाँ पर देखो, कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब क्या, जो हम खाना बनाने के लिए जो भी सामग्री, जो भी बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कभी नोटिस किया होगा, जब अगर किसको बर्तन को अगर पकड़ रहे समझो, तो जहां से हम पकड़ते हैं ना, उधर रबर से या प्लास्टिक चीज से रैप किया रहेगा। इसलिए करते कि अगर किसी अगर मेटल का बर्तन आप ले रहे हो और उसमें कुछ पका रहे हो, तो उसको उठाने के लिए ना, जो उसका हैंडल होता है, हैंडल के यहाँ पर क्या होता है, किसी रबर या प्लास्टिक से लपेटा हुआ रहता है। क्योंकि वो जो रबर या प्लास्टिक वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। अगर आप जिस बर्तन के अंदर कुछ चीजें गर्म कर रहे हो तो वहां पर हीट हुआ होगा, अब उस एंड से इस एंड तक हीट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट वो प्लास्टिक होने के कारण आप उसे आराम से पकड़ लेते हो, क्योंकि वहां पर हीट नहीं पहुंचेगा, तो आपको हीट नहीं लगता। इसलिए यहाँ पर यूज है कि देखो थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है बहुत ही लो है। किसका, वो जो प्लास्टिक होती है, यानी कि वो जो लपेटा हुआ रहता है उसके ऊपर जो रबर जैसा रहता है, वो क्या बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होती है। समझा क्या, क्योंकि वो ज़्यादा हीट को ट्रांसफर होने नहीं देती है, इसलिए हम आराम से पकड़ के उठा लेते हैं और रख देते हैं। जैसे कोई वुड हो गया या इबोनाइट हो गया, ये सब क्या होता है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे हमारे घर में हम जब कंस्ट्रक्शन करते तो ब्रिक्स का इस्तेमाल करते, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है कि बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होने की वजह से सब काम ठीक हो जाता है। एग्जाम्पल लेके समझते, हम जब घर बांधते हैं ना, तो हम ईंट से बांधते हैं, यानी कि ब्रिक से। और जो ब्रिक होती है वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होती है, मतलब वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं करती। तो हम एकदम तगड़े, यानी कि बड़े बड़े मोटे मोटे दीवार बांध देते हैं। और किससे बांधे, हम ईंट से। तो ईंट के वजह से बाहर का जो हीट है वो अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ईंट बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, मतलब वो बाहर के हीट को अंदर ट्रांसफर नहीं करता। अब उसके बाद अगर दरवाजा खिड़की से अगर हीट अंदर आ भी जाता है, तो अंदर जो एयर मीडियम है, एयर मीडियम क्या है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, मतलब वो भी हीट ट्रांसफर करा के हमारे पास नहीं पहुंचाएगी। तो अंदर एयर मीडियम है और ब्रिक होने की वजह से बाहर का हीट अंदर नहीं आता, यानी कि बाहर की हीट अंदर ट्रांसफर नहीं होता। समझा, तो ये उसका एप्लीकेशन है। हम स्पेशली यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट जो है उन मटेरियल के यूज पढ़ रहे, एप्लीकेशन पढ़ रहे, फायदे क्या है वो पढ़ रहे। तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर गन्नी बैग्स। कौन सी बैग्स, गन्नी बैग्स। गन्नी बैग्स मतलब क्या, सिंपल सी बात है, बोरी। आपको पता है ना बोरी क्या है, बोरी। अब वो जो बोरी मतलब वो गोनी टाइप का होता है बोरी, राइट। वो हम उसके लिए देखो, अगर हमें मान के चलो कि कोई आइस है, समझो बड़े बड़े आइस क्यूब है, और वो आइस क्यूब को हमें लेके आना रहता है, तो किस में लेके आते, वो बोरी में लेके आते हैं। क्योंकि अभी आइस बहुत ठंडा है और आइस के बाहर का जो सराउंडिंग मीडियम है वो गर्म है। तो हीट की आदत क्या होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के पास फ्लो हो जाती है। तो अगर आइस ऐसे ही लेके आएंगे तो वो हीट की वजह से क्या हो जाएगा, पिघल सकता है। इसलिए उसको बोरी में लपेट के लेके आते, यानी कि आइस को बोरी में व्रैप करके लेके आते। वो इसलिए क्योंकि अगर हम आइस को किसी बोरी में लपेट के लेके आए समझो, तो बाहर का हीट अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो बोरी है ना, ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, मतलब ये हीट को ट्रांसफर नहीं करती। अब बाहर का हीट अंदर नहीं आएगा तो अंदर का आइस पिघलेगा नहीं। और दूसरी बात, थोड़ा बहुत अगर हीट आ भी गया अंदर, तो अंदर तो एयर मीडियम है, तो एयर मीडियम के अंदर भी हीट ट्रांसफर नहीं होता। थोड़ा बहुत हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि एयर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। तो जिसकी वजह से आइस हम सेफ्टी से हम उसको कैरी करके लेके आ सकता है बोरी के अंदर भर के, बराबर। चलो ये तो मैंने बताया कि बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट का फायदा क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है।
जैसे हमने खाना बनाने के बर्तन के टाइम पे वो हैंडल के पास बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट लगा रहता है। दूसरा, जैसे घर में हम घर बांधते हैं तो वहाँ पर ईंट जो होता है वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, जिससे हमें फ़ायदा है कि बाहर का हीट अंदर नहीं आता। तीसरा क्या है, गन्नी बैग्स। गन्नी बैग्स के अंदर हम आइस क्यूब को कैरी करते हैं, क्योंकि आइस पिघले ना, इसलिए हम गन्नी बैग के अंदर व्रैप करके लेके आते हैं। तो ये सारे फायदे बताया, लेकिन एक नुकसान भी हो सकता है। नुकसान क्या होता है, देखो जैसे हम क्या करते हैं कि अगर एक ग्लास ले लिया, समझो मान के चलो कि मैं एक ग्लास ले लेता हूँ, ये एक ग्लास ले लिया, और ये कौन सा है, ये अपना ग्लास है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम गर्म पानी ले रहे हैं और गर्म पानी को इसके अंदर डालेंगे। अब ग्लास जो होता है वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होता है। क्या होता है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो लेट से मैं आपको बताता हूं कि ये अपना ग्लास है, समझो, ठीक है। थोड़ा सा हम इसका लेयर दिखा देते, ये ग्लास है ऐसे। तो अब क्या होगा, देखो यहां पर हमने पानी डाल दिया और सीधा गर्म पानी यहां पर आ गया। अब ये ग्लास बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, मतलब हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं करेगा। तो अभी देखो यहां पर बहुत ज्यादा हीट आ गया, अब वो हीट क्या करेगा, इस ग्लास के अंदर जाएगा इधर, ठीक है। ऐसे करके हीट यहां पर अंदर आ जाएगा। ग्लास ने हीट को एब्जॉर्ब तो कर लिया है, लेकिन बाहर नहीं भेज रहा है। बाहर नहीं भेजने की वजह से हीट उसके पास रह गया है। अब हीट अगर उसने ले लिया है तो वो क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये जो अंदर का लेयर है ये एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होने से ये क्रैक हो जाएगा, फट जाएगा, फूट जाएगा, समझा। तो देखो ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ज्यादा गर्म पानी डाल दिया तो ग्लास फूट गया। तो यहां पर क्या डिसएडवांटेज हुआ ना। तो कुछ छोटी छोटी जगह पे डिसएडवांटेज भी है जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट उस मटेरियल का, और एडवांटेज भी है। तो आपको बस हमें एडवांटेज और थोड़ा डिसएडवांटेज क्या है इस बैड कंडक्टर ऑफ हीट का, वो मुझे बताना था, मैंने बता दिया। अब हम क्या करेंगे, एक आध दो न्यूमेरिकल्स लेके हम सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल लेते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन watt per square meter through a glass window, 5 millimeter thickness। उस विंडो का थिकनेस कितना है, 5 मिलीमीटर है, ठीक है। इफ outside temperature is minus 20 degrees Celsius and inside temperature is 25 डिग्री सेल्सियस। और हमें है ना ग्लास का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है ये हमको दे के रखा है 1 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है, ये हमको दे के रखा है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि यहाँ पर एक ग्लास विंडो है, तो लेट से ऐसा कोई एक विंडो रहा होगा, दिस इज अ विंडो बना ले ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई विंडो रहा होगा, ठीक है, लेट से ऐसा विंडो। तो बाहर का जो टेम्परेचर, ऐसा अगर ये विंडो है ऐसे, तो जो बाहर का टेम्परेचर है वो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, और अंदर का टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री सेल्सियस। मतलब T1 कितना है -20 डिग्री सेल्सियस है, और T2 जो है, माफ़ करना, T1 अपना ये कितना 25 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि बाहर से अंदर आया ना, तो अंदर जहाँ पर आया वो T2 होगा, वो कितना -20 डिग्री सेल्सियस। तो हम टेम्परेचर चेंज कैसा निकालेंगे, T1 माइनस T2 यानी कि 25 माइनस ऑफ -20 है ना। तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो 25 प्लस कितना 20, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये हो गया T1 माइनस T2, ठीक है।
और ये जो उसका थिकनेस है, मतलब अभी ये ग्लास है तो उसका जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ पर ऐसा आया होगा, तो थिकनेस को हम क्या बताएंगे x, और वो कितना होगा 5 मिलीमीटर है। 5 मिलीमीटर मतलब 5 इंटू मिली मतलब 10⁻³ मीटर है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर x भी क्लियर हो गई। दूसरा अभी हमको यहाँ पर k दिया हुआ है, तो k कितना दिया है 1 वाट पर मीटर केल्विन हो गए, ये हमको देके रखा है ग्लास का। हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि एनर्जी लॉस इन पर वाट स्क्वायर मीटर में चाहिए। तो सबसे पहला हमने फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि Q इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल टी अपॉन एक्स, ये हमारा फॉर्मूला था जनरली, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो ये Q जो है ना, Q, ये Q हमने ऐसा लिखा हीट एनर्जी है ना। उसके नीचे हमने क्या किया, एरिया को लेके आते, तो ये एरिया आ गया। तो क्या बचा यहाँ पर K इंटू T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल टी अपॉन क्या रहेगा x, बराबर। अब देखो ये हीट एनर्जी है पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर मीटर ना। तो ये Q अपॉन ए निकालने के लिए कह रहा है हमें, तो Q अपॉन ए। अब जरा देखो ये K है, K का वैल्यू कितना है 1 वैट, कितना है 1 वैट पर मीटर केल्विन। तो एक काम करता हूँ, मीटर केल्विन ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। T1 माइनस T2 कितना आ रहा है 45 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो ये हो गया 45 डिग्री सेल्सियस। और बाजू में टाइम है, क्या है टाइम। टाइम कितना है यहाँ पर कुछ नहीं दिया हमें, एक मिनट माफ करना, देखो क्या बोला है यहाँ पर रेट ऑफ एनर्जी बोला है, रेट ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ एनर्जी मतलब Q अपॉन टाइम को क्या बोले थे हमने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी ना, बराबर है कि नहीं, क्लियर है। तो उसका बोलना है कि Q अपॉन टी, तो ये T यहाँ पर आ जाएगा, T इधर आएगा, तो यहाँ पर T नहीं रहेगा, हमें ये निकालने के लिए कह रहा है। अपॉन x कितना है 5 इंटू 10⁻³ मीटर आ गया इतना। अब कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई, तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 वैट इंटू 45 डिग्री सेल्सियस अपॉन ये 5 इंटू 10⁻³ ये मीटर है, केल्विन है और ये मीटर है, तो मीटर स्क्वायर केल्विन, मीटर स्क्वायर और केल्विन हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ पर देखो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 वनजा और 5 नाइन्जा आ जाएगा, तो इसका आंसर फाइनली ये मिल रहा है कि वैट। अब देखो अगर ये केल्विन में लिया है, समझो किस में लिया है हमने, ये जो मीटर केल्विन लिया है ना यहाँ पर, तो टेम्परेचर किस में ले लेंगे हम, केल्विन में ले लेंगे, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 45 केल्विन आएगा। कैसे आएगा, अब मुझे बताओ यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर 25 को अगर आप 273 ऐड किया होता तो ये केल्विन में आ जाता, इसको भी अगर आप 273 ऐड किया तो केल्विन में आता, मतलब जो आंसर इसका आ रहा था वही आने वाला फाइनली। फिर इसको अगर आप ऐड करोगे, अब इसमें 273 आपने ऐड कर लिया तो कुछ तो आंसर आएगा इसका, यहाँ पर जो भी आएगा केल्विन में आएगा। फिर इसमें से देखो, इसमें से इसको आप माइनस करते तो यही नंबर आता और यूनिट क्या आ जाता, केल्विन आ जाता। तो करने की जरूरत नहीं, आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर अभी केल्विन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास के का वैल्यू वो केल्विन में दिया हुआ है, तो ये केल्विन हो जाएगा, तो केल्विन केल्विन चले गए, तो यहाँ बच रहा है 9, तो ये हो जाएगा 9, और इधर है वैट, और ये 10⁻³ ऊपर आएगा तो क्या होगा 10⁻+3 हो जाएगा। यहाँ है वैट और नीचे क्या है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, तो Q अपॉन ए, Q अपॉन TA। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है 9 इंटू 10⁻³ वैट पर स्क्वायर मीटर, क्या आ रहा है वैट पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि उसको वही चाहिए था। वो चाहता क्या है, जो एनर्जी का रेट आने वाला है, यानी कि Q अपॉन टी क्या है रेट हो गया, अपॉन ए ऊपर आके मल्टीप्लाई, एक्चुअल में क्या था ये Q अपॉन टी था अपॉन ए था, तो ये रेट एनर्जी पर स्क्वायर मीटर, तो ये इसका यूनिट क्या होगा Q अपॉन टी का यूनिट वैट, और ये क्या है पर मीटर स्क्वायर। तो आपको देखो ये आंसर आ रहा है ना, क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन था, इसको निकाल ले अभी हम।
देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि दी टेम्परेचर difference between the two sides of an iron plate 2 centimeter thick is 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे द हीट एनर्जी transmitted through plate at the rate of 600 kilocalorie per minute per square meter calculate the thermal conductivity of iron plate, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। मतलब बोलना ये चाहता है कि हमारे पास एक आयरन प्लेट है, समझो लेट से यहाँ पर एक प्लेट की तरह निकाल लेते, कोई भी प्लेट ले लो, अब आयरन प्लेट है समझो। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आयरन प्लेट का जो थिकनेस है, यानी कि x वो कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो उसके मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर की जगह पे 10⁻⁻² लिखोगे। टेम्परेचर डिफरेंस बता रहा है, T1 - T2 कितना बता रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। मतलब कोई प्लेट होगा, ऐसा निकाल लेते, एक प्लेट होगा समझो। ठीक है, कुछ इस तरह एक प्लेट निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसा कोई प्लेट है, तो क्या हो रहा है कि ये जो प्लेट है ना, लेट से ऐसे प्लेट ले लिया हमने, जो कि आपको ऐसा दिख रहा है, एक ऐसा प्लेट है समझो। अब मेंशन नहीं किया है कि उसका ये एरिया कितना है वगैरह वगैरह, कुछ मेंशन नहीं किया। प्लेट कैसा भी हो सकता है, वो राउंड शेप में होगा या फिर एग्जाम्पली मतलब स्क्वायर प्लेट में होगा, वट। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना डिफरेंस कितना दिया, 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस दिया है। अब जो एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर होने वाली है, मतलब ये एंड से ये एंड में जो एनर्जी आने वाली है वो कितनी है, 600 किलो कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर, ये बोला है। अब मतलब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि एट दी रेट मतलब क्या, Q/T पर स्क्वायर मीटर मतलब एरिया, ये दे रहा है, और कितना बता रहा है, 600 किलो कैलोरी बता रहा है, किलो कैलोरी, और क्या बता रहा है, पर मिनट, मतलब ये बता रहा है पर मिनट, और मीटर स्क्वायर ऐसा बता रहा है। अब जरा ध्यान से समझो कि Q/T A इज इक्वल टू 600। देखो इसको मैं समझा कैसा, पहली बात तो वो रेट बताया तो Q/T आ गया है ना, और पर स्क्वायर मीटर है, तो यहां पर देखो ये 600 किलो कैलोरी। अब ये मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा ये, और बाजू में क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसे अगर हम कट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, Q/T A, इसका आंसर आ रहा है कुछ 60 आ रहा है, 60 किलो कैलोरी अपॉन, एक काम करते हैं 60 1 एंड 60 10 हो जाएगा ना डायरेक्ट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 किलो कैलोरी पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, ये इसका निकल के आ गया वैल्यू। अभी हमें क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, हमें बोल रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि Q इज इक्वल टू K इंटू A इंटू T1 माइनस T2 इंटू इंटू T अपॉन A, ये हमने माफ करना X, ये वाला पढ़े थे। तो Q अपॉन, देखो ये A और ये T को नीचे ले लिया, TA इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर K, और क्या रहेगा यहाँ T1 माइनस T2 अपॉन X रहेगा। पर हमें क्या निकालना है, K। शॉर्ट में बता दूं, हमें K निकालना था ना, तो डायरेक्ट ले लेते हैं ना, यहाँ पर K इज इक्वल टू शिफ्ट करो
Q अपॉन ये पूरा नीचे आएगा तो ए टी नीचे आ जाएगा, तो टी ए नीचे आ गया और क्या बचा यहाँ पर T1 माइनस T2 बचा है बराबर। और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x, तो QX अपॉन ए T1 माइनस T2 इंटू टी, ये पूरा नीचे आ गया। अब देखो K इज इक्वल टू इसका जो आंसर है ये वाले का आंसर हमें पता है कि 10 आता है, तो ये क्या होगा 10 किलो कैलोरी और कितना आ रहा है यहाँ पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो गया बराबर। इनटू बाजू में कौन x है, x कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, नीचे T1 माइनस T2, ये कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 10। अब यहाँ देखो क्या होने वाला है कि एक तो ये 10 चले जाएगा तो बचा कितना ये वाला, तो यहाँ पर देखो K इज इक्वल टू ये मीटर स्क्वायर है यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 किलो कैलोरी पर सेकेंड मीटर स्क्वायर है। अब K इज इक्वल टू इसको कुछ नहीं मतलब 0.0 होगा, शिफ्टिंग करेंगे तो 0.02 हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब इधर एक बार दो बार शिफ्ट किया तो 10 टू द पावर कितना -2 आएगा, -2 + 2 जाएगा तो 0.02 1 2 और 1 किलो कैलोरी पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का आंसर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है 0.02। अभी देखो अभी यहाँ पर अगर आप कहीं इसकी वैल्यू देखोगे ये कितना 10 डिग्री, देखो टेम्परेचर है ना तो 10 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए है ना, तो 10 डिग्री सेल्सियस है मतलब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, इधर क्या रहेगा डिग्री सेल्सियस। माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पर जो यूनिट है वो यूनिट मैंने लिखा नहीं था, तो यहाँ पर इसका यूनिट ये आ गया और इसका वैल्यू ये रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है वो ये आ रहा है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।